नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये वो कंपनी है जो इंडिया की इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का 85% मैनेज करती है। इसका काम रुका तो लाइट्स ऑफ, सिंपल। और आज हम समझेंगे ये बिजनेस कैसे काम करता है, इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, चार्ट क्या बोल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में इसका रोल इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में क्या है। 15 से 18 मिनट लूंगा, ध्यान से सुनना। ये सब बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, चाहे आप इन्वेस्ट करो या ना करो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वील सी कि इंडिया में बिजली काम कैसे करती है। ये एक 3 स्टेज मॉडल होता है, जिसमें स्टेज 1 होती है जनरेशन, बिजली को जनरेट किया जाता है। और दूसरी होती है ट्रांसमिशन एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का सफर इन्हीं 3 स्टेजेस में होता है। ये तीनों स्टेजेस अलग अलग कंपनीज हैंडल करती हैं, अलग अलग रेगुलेटर्स के अंडर ऑपरेट होती हैं, और इन तीनों के बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजली जनरेट करने की जो स्टेज है। कोई पावर प्लांट कोल जला के स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, कोई सोलर पैनल से बनाता है, कोई हाइड्रो पावर प्लांट से बनाता है। एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, ये सब जनरेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीके से जनरेट करते हैं। इन्होंने बिजली बना ली, अब वो बिजली कहाँ जाएगी? तो दूसरी स्टेज फिर आती है ट्रांसमिशन, बिजली को दूर तक ले जाना। सोचो, सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो राजस्थान में हैं, विंड फार्म्स जो हैं वो तमिलनाडु के एक कोस्ट पर हैं, लेकिन डिमांड तो इंडस्ट्रियल सिटीज में होती है, लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे। इन डिमांड सेंटर्स तक बिजली को पहुंचाना है, और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है। इस काम के लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? पावर ग्रिड। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस हैं, सब स्टेशंस जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करती हैं, टावर्स जो माउंटेन्स, रिवर्स, डेंस फॉरेस्ट में लगाए जाते हैं। ये कंपनी इंडिया की नेशनल इलेक्ट्रिसिटी हाईवे है, आप ये समझ लीजिए। हर बार जब बिजली एक स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जाती है, तब पावर ग्रिड जो है वो पैसे कमाता है। लास्ट स्टेज जो होती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की। ट्रांसमिशन हो गया, स्टेट के बॉर्डर्स तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। अब स्टेट की जो ग्रिड है वो आपकी लोकेलिटी तक और वहां से आपके घर तक जो बिजली पहुंचती है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आ जाती है। ये काम करती हैं बीएसईएस, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, बेस्कॉम जैसी कंपनीज। इन्हें बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या फिर डिस्कॉम्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर ग्रिड का बिजनेस मॉडल क्या है। पावर ग्रिड जो है वो बिजली को जनरेट नहीं कर रहा है, वो एनटीपीसी का काम है। वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है घर तक, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम डिस्कॉम कंपनीज का होता है। पावर ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से? पावर प्लांट से स्टेट ग्रिड्स तक। सो इट इज द क्रिटिकल मिडल लेयर ऑफ इंडियाज पावर चेन। इस कंपनी के मोट की बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड का बिजनेस मॉडल सिंपल है, अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो। ये अपने ट्रांसमिशन एसेट्स जो हैं, टावर्स, लाइंस, सब स्टेशंस, इन्हें बिल्ड करता है गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। और फिर इन एसेट्स को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि सीईआरसी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, ये सीईआरसी के थ्रू इन्हें टैरिफ अर्न होता है। तो मतलब जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिजली जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो उसमें पावर ग्रिड के एसेट्स यूज हो रहे हैं, उसके टावर्स, उसके ट्रांसमिशन लाइंस, तो वो उस पे चार्ज लगाता है, टैरिफ लगाता है उन एसेट्स को यूज करने में। तो जो भी स्टेट उसके एसेट्स को यूज करेगा वो उनसे टैरिफ लेगा। तो किसी स्टेट ने बिजली मांगी किसी पावर प्लांट से, तो वो पावर प्लांट पहुंचाएगा उस स्टेट के स्टेट ग्रिड तक, और ये जो पहुंचाने में एसेट्स यूज होंगे पावर ग्रिड के, वो उन पे एक टैरिफ चार्ज करता है। सीईआरसी का क्या काम है? उस टैरिफ को रेगुलेट करना। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करती है? ये रिटर्न एक फिक्स्ड परसेंटेज पे देती है। मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सीईआरसी ने पावर ग्रिड का फिक्स किया हुआ है। पावर ग्रिड पैसे बनाएगा, लेकिन कितना बनाएगा ये सीईआरसी डिसाइड करेगी। तो इस मॉडल का नाम होता है कॉस्ट प्लस रेगुलेशन। कंपनी अपनी कॉस्ट रिकवर करती है और उसके ऊपर उसको एक अलाउड प्रॉफिट होता है। सिंपल है, प्रिडिक्टेबल है, और इसलिए बोरिंग भी है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, बोरिंग ऑफन मीन्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं। नेचुरल मोनोपोली है। 85% ऑफ इंडियाज इंटरस्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो पावर ग्रिड के पास है। तो ये इसको एक नेचुरल मोनोपोली बना देता है। ये टर्म इकोनॉमिक्स यूज करते हैं उस इंडस्ट्री के लिए जहां एक ही लार्ज प्लेयर होना इकोनॉमिकली मोर एफिशिएंट है देन मल्टीपल स्मॉलर वंस। प्रैक्टिकली सोचें, एक नया प्राइवेट प्लेयर अगर मार्केट में आता है और पावर ग्रिड से compete करना चाहता है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा?
थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की लैंड, गवर्नमेंट के क्लियरेंसेस, एनवायरमेंट अप्रूवल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, राइट ऑफ वे अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। तो ये सब कुछ अरेंज करना डिकेड्स लग सकते हैं, और यहाँ पावर ग्रिड ने ऑलरेडी ये सब डिकेड्स पहले किया हुआ है। सो सिमिलर बिजनेस मॉडल या सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। इट्स इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट, एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिटिकल एज वेल। इट कैनॉट बी स्विच्ड ऑफ और इग्नोर्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी एसेट है ये। क्विकली अगर हम इसके रीसेंट रिजल्ट्स की बात करें, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स अभी आए हैं लास्ट मंथ, और उसमें इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 4185 करोड़ है, जो ईयर ऑन ईयर 8% से इंक्रीज हुआ है। ये स्टेडी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड था। और इसके ऊपर कंपनी ने 3.25 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। ये डिविडेंड जो है ये फेब में शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू कंसीडर, दैट इज ऑर्डर बुक। वर्क इन हैंड करोड़ का पावर ग्रिड के पास कंफर्म्ड है। ये कंफर्म्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। इसको आप सोचिए एक एडवांस ऑर्डर बुक की तरह। ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवॉर्डेड हैं, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फेजेस में है। ये जो 1.45 लाख करोड़ का 3-4 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी विजिबिलिटी के लिए तरस जाती हैं। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन फॉर यू? प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडी है। अगर आप यहाँ पे ये इस चार्ट को देखें तो ये पिछले 5 क्वार्टर्स की ग्रोथ दिखा रहा है आपको। तो इसका नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट स्टेडी ही है, विच इज गुड थिंग कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी का प्रॉफिट जो है इतना आएगा ही, इतने 8 से 10 ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ होती रहेगी। एक्सप्लोजिव नहीं है, बट इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है। शेयरिंग प्रॉफिट वाया डिविडेंड, रेगुलरली ये डिविडेंड दे रही है। अगर आप पास्ट के कुछ ईयर्स में देखें, पावर ग्रिड ने रेगुलरली डिविडेंड दिया है, कभी मिस नहीं किया है। तो जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है वो दर्शाता है कि उसकी स्टॉक की हेल्थ बहुत ही अच्छी है। एंड थर्ड पॉइंट इज मैसिव पाइपलाइन इक्वल्स टू विजिबिलिटी। 1.45 करोड़ ऑर्डर बुक जो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। दिस मीन्स रेवेन्यू इज essentially booked in advanced, and this is a rare visibility in stock market. Let's talk about technical analysis. चार्ट देखते हैं तो उससे क्लियर पिक्चर आती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। स्टॉक ने एक मीनिंगफुल रैली पिछले कुछ सालों में दी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब एक डिफाइंड प्राइस रेंज में वो साइडवेज मूव कर रहा है। उसको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, एंड दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन नेसेसरली। मार्केट्स हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलती। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक्स टिपिकली कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब जो एक्यूमुलेटेड सेलर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, नए सेलर्स जो हैं वो अपनी एंट्री पोजीशन बनाते हैं, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट फेज शुरू होता है। लेकिन अभी हम इसी साइडवेज फेज में हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। RSI की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमने पहले भी कई बार बात करी है। ये जो है ये नंबर एक इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। 70 से अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है, मतलब बायर्स थक गए हैं बहुत ही जल्दी। अगर 70 है तो बहुत ही जल्दी प्राइस का स्टॉक का डाउनफॉल शुरू होगा। यहीं पे अगर ये जो RSI है ये आपका 30 से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब ओवरसोल्ड टेरिटरी हो गई है, बहुत ही जल्दी इसका अपवर्ड फेज शुरू होगा। पर अगर इसका करंट देखें तो करंट तो अब इसका 45-50 है, विच इज न्यूट्रल जोन, तो कोई एक्सट्रीम नहीं है। स्टॉक के 200 DMA की बात करें अगर हम, तो उससे ऊपर है। तो 200 DMA जो है, इस इंडिकेटर को हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और स्टॉक 200 DMA से ऊपर है तो इसका मतलब इसका लॉन्ग टर्म जो है वो बुलिश है, लॉन्ग टर्म में ये बुल रहने वाला है। शॉर्ट टर्म सिनेरियो के लिए हम 50 DMA देखते हैं, तो 50 DMA अभी ये नीचे है इसका प्राइस। इसका करंट प्राइस जो है वो 300 है, और ये 50 डेली मूविंग एवरेज से नीचे है। तो मतलब शॉर्ट टर्म हर्डल है, शॉर्ट टर्म में ये अभी स्ट्रगल कर रहा है। इट नीड्स अ कैटलिस्ट। समझ गए? टेक्निकल सेटअप ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक पेशेंटली एक्यूमुलेट करने लायक जोन में है। स्पेशली 285 से 90 के आसपास आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं, बट ये गारंटी नहीं है। चार्ट्स प्रोबेबिलिटी बताते हैं, सर्टेनिटी नहीं। ठीक है, सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। इसका सपोर्ट लेवल 280-285 के आसपास है। ये स्टॉक का स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। 200 डे मूविंग एवरेज भी अप्रोक्सीमेटली 280 पर है। सो 200 DMA एक वाइडली ट्रैक्ड इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जब भी स्टॉक यहाँ आता है बायर्स हिस्टोरिकली एक्टिव हो जाते हैं। सो इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन वांट टू बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस स्टॉक, इस प्राइस रेंज के आसपास आप बाय कर लें। लेकिन अगर ये स्टॉक
280 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, इससे नीचे आ जाता है फॉर एग्जांपल 275 पे, मतलब इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी फेल हो गई है, एग्जिट करके बाहर आ जाइए। ठीक है, की प्राइस लेवल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो मैं आपको बता रहा था, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी पिछले कुछ सालों में, उसके बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एक साइडवेज मूव कर रहा है। तो इसका एक 280 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका 320 के आसपास है, तो अभी इसी रेंज में ये मूव कर रहा है। इस सीलिंग को ब्रेक करना जरूरी है 320 की, ताकि ये अपना एक अप ट्रेंड बना सके, ऊपर की तरफ रैली दे सके। करंट प्राइस इज 300, रेंज बाउंड, वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर एक कैटलिस्ट। सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया है 280, 590 में आप बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज द सेफ्टी नेट। इसको ब्रेक किया तो वो एक रेड फ्लैग बन जाता है, देन यू हैव टू एग्जिट द पोजीशन एंड लुक फॉर सम अदर स्टॉक। इसकी स्टोरी जो है वो फेल हो जाती है, बट क्या ये स्टोरी फेल हो सकती है? चांसेस हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, फंडामेंटल एनालिसिस। नंबर्स के पीछे की स्टोरी क्या है? सो पावर ग्रिड एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब उन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, न्यू टावर्स, न्यू सबस्टेशंस, न्यू केबल्स, इस वजह से उनका डेप्थ लेवल हाई होता है। तो क्या ये बुरी बात है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। डेप्थ लेवल देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेप्थ सर्विस कैपेसिटी देखना, मतलब क्या कंपनी अपने डेट की ईएमआई आराम से भर सकती है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके कैश फ्लोज बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं, बहुत पैसा इसके पास पड़ा हुआ है, तो इसकी ईएमआईज में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आई है, ना फ्यूचर में आने वाली है। पावर ग्रिड के लिए जवाब है कि इसके रेगुलेटेड कैश फ्लोज हैं, सीईआरसी अप्रूव्ड टैरिफ्स हैं, तो रेवेन्यू स्टेबल रहता है। मतलब कहने का है कि डेप्थ मैनेजमेंट जो है वो इसकी कंफर्टेबल है। डिविडेंड यील्ड ये आपको एनुअली दे रहा है, 3% इस बार दिया है, और अगर आप पास की हिस्ट्री देखेंगे तो इसका डिविडेंड देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। दिस शोज कि स्टॉक की हेल्थ बहुत अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया था, पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडी है, 8 to 10%। इट्स कंसिस्टेंट, इट्स नॉट वॉलेटाइल, मीन्स इट्स बोरिंग, एंड बोरिंग इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट एक फ्यूचर कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि लॉन्ग टर्म थीसिस का कोर क्या है। इंडिया का नेशनल टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये एम्बिशियस है और ये डायरेक्टली पावर ग्रिड का बिजनेस बढ़ाएगा। क्यों? रीजन सिंपल है, सोलर एनर्जी राजस्थान और गुजरात के डेजर्ट्स में जनरेट होगी, विंड एनर्जी तमिलनाडु और गुजरात के कोस्ट पर, लेकिन इंडिया का इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मेनली है दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु की सिटीज में। तो ये जनरेशन सेंटर्स जो हैं वो बहुत ही एक कोने पे हैं अंदर की तरफ जाके, और डिमांड सेंटर जो हैं वो ऑफ किलोमीटर दूर हैं इंडस्ट्रियल सिटीज में। तो इन सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए न्यू डेडिकेटेड ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स चाहिए, मतलब न्यू ट्रांसमिशन लाइंस आर नीडेड। ये काम पावर ग्रिड करता है, स्पेसिफिकली इसको एक नाम दिया गया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स। ये स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड हैं। पावर ग्रिड का नेक्स्ट मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो है वो यही है, और ये ऑलरेडी वर्क इन हैंड है, मैंने आपको ऑर्डर बुक दिखाई इसके पीछे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ओनली प्लेयर एट स्केल, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इसका, ओनली प्लेयर एट स्केल है। देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ सच स्केल, सच क्लियरेंसेज एंड सच बिग ऑर्डर बुक। ठीक है जी। हाँ, एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी वो स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशन भी है, कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो रेगुलेटेड है बाय सीईआरसी, मतलब जितना पैसा ये लगा रही है उसकी रिकवरी भी होगी, उसके ऊपर प्रॉफिट भी इसको मिलेगा, लेकिन कितना प्रॉफिट मिलेगा वो सीईआरसी डिसाइड करेगा, जो एक लिमिट तक ही देता है, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन्स नहीं होने देता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने में 2x हो जाएगी आपकी कैपिटल, ये गलत जगह है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एंकर पोजीशन हो पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड्स दे, कम गिरे मार्केट क्रैशेस में, और क्वालिटली कंपाउंड करे ओवर इयर्स, तो ये जेन्युइन कंसिडरेशन है। व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज दिस? सो आई विल categorize it as stable and defensive. This is not a alpha wealth generation stock. आपकी एक साल में 3x 4x नहीं कर देगा वैल्यू, बट स्टेबल है, डिफेंसिव है। उसके 3 रीजन हैं। एक तो लो बीटा का क्या मतलब होता है, मतलब इट फॉल्स लेस देन द मार्केट ड्यूरिंग क्रैशेस। तो ये पास्ट के 1-2 महीने में आपने देखे ही हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज कितने हो रहे हैं। आप इसका चार्ट निकाल के मनी कंट्रोल या किसी भी स्टॉकिंग वेबसाइट पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, तो इट फॉल्स लेस ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस, तो आपके पोर्टफोलियो के शॉक्स को ये एब्जॉर्ब करता है। प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है, मैंने आपको बताया, रेगुलेटेड मॉडल है, कोई वाइल्ड स्विंग्स नहीं आती हैं, बिकॉज इट हैज़ ऑर्डर बुक ऑफ सच अ ह्यूज वैल्यू कि उसकी जो अर्निंग्स हैं, रेवेन्यू है, वो
विजिबल रहता है। तो देयर इज़ अ हाई कॉन्फिडेंस इन दिस स्टॉक। डिविडेंड कैश जो है वो मिलता रहता है आपको। 3% यील्ड मीन्स यू अर्न इवन इफ प्राइस डजंट मूव। तो कहने का मतलब पैसिव इनकम भी इससे बन रही है 3%। अगर आप किसी और यूजुअली एक लिमिट तक आपका जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री है। वहीं अगर आप बैंक में लगाते हैं जहाँ 3-3.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उस पे टैक्स भी लगेगा और उसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो आई थिंक दिस इज बेटर। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, हु शुड ओन दिस। मैंने बताया आपको, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, पीसफुली रात को सोना चाहते हैं, इस स्टॉक में लगा सकते हैं। जो रिटायर हो चुके हैं या नियर रिटायरमेंट हैं वो भी इसमें पैसा लगा दें। चैन की नींद सोएं, कैपिटल सेफ रहेगा, हर साल 10-12% से बढ़ता रहेगा और डिविडेंड इनकम आएगी। स्टेबिलिटी, जिनको मार्केट के उछाल से डर लगता है, स्पेशली पिछले 1.5-2 साल से जो दिख रहा है आपको मार्केट में, वो स्टॉक में लगा के रखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिन्हें क्विक प्रॉफिट चाहिए, तो क्विक प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करोड़पति नहीं बनाएगा ओवरनाइट, हाँ, बट क्वाइटली आपकी वेल्थ को कंपाउंड करता रहेगा। Let's discuss your action plan. 3 ways to play Power Grid. Again, as we do it in our all the videos related to every. तो ये जो हम अपने हर एक वीडियो में अपने स्टॉक के लिए करते हैं कि एक स्टॉक पे 3 तरह से आप पैसा लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, क्लासिक रेंज ट्रेड, स्टॉक एक डिफाइंड रेंज में है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लियरली विजिबल है। तो मैंने आपको बताया था एंट्री जोन इसका 285 से 290 है, 310-315 का क्लियर टारगेट है। तो अगर आप ये स्टॉक 290 के आसपास आता है, आप घुस सकते हैं, 310-315 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलेगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करिए, रिस्क इसमें लो है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसमें मैं इसको 7 दूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 278 हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने एक रिसेंटली एक्स डिविडेंड दिया था फरवरी 9 को। डिविडेंड के बाद पोस्ट एक्स डिविडेंड पीरियड में टिपिकली स्टॉक कुछ टाइम के लिए साइडवेज ही रहता है। ठीक है, तो वो एक वीकनेस रहती है बिफोर रिकवरी। तो वहां पे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो अभी ये उसी फेज में है। अभी अगर आप इसमें पैसा डालते हैं तो 3 से 6 महीने में इसका टारगेट जो है वो 330 के आसपास का है। तो आप बहुत ही आराम से टेंशन फ्री होके इसमें शॉर्ट टर्म के लिए 3 to 6 मंथ्स के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि रियल केस है, यानी कि 1 to 5 years। अब इसमें 3 कोर ड्राइवर्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करी है, जो बताता है कि पावर ग्रिड एक स्ट्रॉन्गेस्ट केस है लॉन्ग टर्म के लिए। पहला, 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट बाय 2030। तो पावर ग्रिड के लिए एश्योर्ड बिजनेस पाइपलाइन है। ठीक है जी। दूसरा कोर ड्राइवर है अर्बनाइजेशन। इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा अभी भी बहुत लो है ग्लोबली। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अर्बन सिटीज में बढ़ेगी और वहां पे फिर ग्रिड का एक्सपेंशन होगा, तो नेचुरली पावर ग्रिड को उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट होगा। थर्ड कोर ड्राइवर इज रेगुलेटेड स्टेबिलिटी। इवन इन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, पावर ग्रिड्स रेगुलेटेड रिटर्न एक्ट एज अ फ्लोर। कैटास्ट्रॉफिक डाउनसाइड सिनेरियो का रिस्क नहीं होता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 10 से 12%, प्राइस प्लस डिविडेंड दोनों मिला के बता रहा हूं मैं। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्टॉक है, रिस्क इसमें बहुत ही कम है। लेट्स अस डिस्कस अबाउट द रिस्क्स। ये रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते, गलत क्या हो सकता है, व्हाट कुड गो रॉन्ग। तो रिस्क 1 है रेगुलेटरी रिस्क, मतलब CERC अगर अलाउड रिटर्न ऑन इक्विटी रिड्यूस करे तो पावर ग्रिड का प्रॉफिट डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि CERC जो है इसको रिकवरी करने देता है और रिकवरी करने के बाद इसको एक फिक्स प्रॉफिट लेने देता है। अगर CERC डिसाइड करता है कि आप अपने मार्जिन कम कर दो तो इसका प्रॉफिट नीचे जाएगा। तो ये एक रिस्क है, बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया ट्रांसमिशन सेक्टर हैव बीन इनफ्रीक्वेंट एंड जनरली इन्वेस्टर फ्रेंडली। रेगुलेटरी चेंजेस उसमें इनफ्रीक्वेंट है, इम्पॉसिबल नहीं है, हुए नहीं है। पिछले कुछ आप सालों में देखेंगे तो CERC ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि प्रॉफिट के मार्जिन कम कर दिए हों, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट पास्ट में नहीं हुआ है इसका मतलब फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो पॉलिसीज कैन चेंज, न्यू गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। पावर ग्रिड हैवी बोरोइंग करता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। ये बोरोइंग मोस्टली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो ऑब्वियसली बोरोइंग जो है वो महंगी हो जाएगी, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंप्रेस होते हैं। थर्ड है राइजिंग कंपटीशन। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी मोनोपोली है,
85%। लेकिन धीरे-धीरे नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। अभी उनकी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा मार्केट उन्होंने कैप्चर नहीं किया है, बट वी हैव टू लुक, मॉनिटर कि धीरे-धीरे उसकी वजह से इसका जो ऑर्डर बुक है वो कम तो नहीं हो रहा। इसमें 2 नाम आते हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और स्टरलाइट पावर। रिसेंटली इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो विन किए हैं। तो पावर ग्रिड की मोनोपोली उस वजह से इरोड हो सकती है, मतलब श्रिंक हो सकती है। तो वो भी एक पॉइंट है जो हमें फ्यूचर में कंसिडर करना पड़ेगा। बॉटम लाइन, प्रोस कॉन्स एंड योर एक्शन चेकलिस्ट। तो पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज मैंने आपको बताया कि ये महारत्ना का स्टेटस इसे मिला है। गवर्नमेंट बैक्ड महारत्ना पीएसयू है, मतलब जीरो डिफॉल्ट रिस्क है। हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बचाती रहेगी अगर कभी ये प्रॉब्लम में भी आई तो। डिविडेंड यील्ड इसका फिक्स है, पिछले कुछ ईयर से 3% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। ऑर्डर बुक इतनी ज्यादा है कि 5 से 7 साल का हमें विजिबिलिटी दिख ही रहा है रेवेन्यू का। फ्यूचर के टारगेट्स बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हैं, जो इसके लिए, इसकी बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर आ रहा है और इंडिया के टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030। तो इसको काम मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो वोलेटिलिटी। मार्केट में किसी भी वजह से अगर क्रैशेस आते हैं या करेक्शंस आती हैं, ये बहुत कम गिरेगा, पोर्टफोलियो को आपके स्टेबलाइज करेगा। कॉन्स, स्लो ग्रोथ। ये कौन नहीं है, डिपेंड करता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, ये आपको मल्टी बैगर नहीं बना के देगा। दिस इज अ कंपाउंडर नॉट अ रॉकेट। दूसरा जो चैलेंज है इसमें वो है कि प्रॉफिट जो है वो रेगुलेटेड है बाय सीईआरसी। एंड थर्ड, प्राइवेट कंपटीशन जो है वो शुरू हो रहा है। अदानी और स्टरलाइट जो है वो इसके प्रोजेक्ट्स को छीन सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो उसकी वजह से मोनोपोली इरोड हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अदानी और स्टरलाइट कितने परसेंट एंट्री मार रहे हैं। ठीक है जी। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अपने स्टॉक्स को मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना है कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो कर्जा लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है वो कम ज़्यादा होगा। कॉम्पिटिटर्स देखिए, उन्हें कितना ऑर्डर मिल रहा है। जो इसकी पास्ट की ग्रोथ है, क्या वो फ्यूचर में हो रही है। पास्ट में हमने देखा था कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, तो फ्यूचर में भी रहनी चाहिए, तभी फायदा है। डिविडेंड पास्ट की तरह फ्यूचर में भी मिलता रहना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो बॉटम लाइन, अ पोर्टफोलियो एंकर नॉट अ रॉकेट शिप, परफेक्ट फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स बिल्डिंग स्टेडी लॉन्ग टर्म वेल्थ। जल्दी पैसा डबल करने वाला स्टॉक नहीं है। दिस presentation is for education purpose only. It is not financial advice. Always do your own research and consult a SEBI registered financial advisor before investing. Past performance does not guarantee future results. Stocks reality check does not hold any positions in Power Grid at the time of this analysis. ओके जी, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस के साथ।